नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। और छठे सेमेस्टर के अंतर्गत हम आज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ये सब्जेक्ट में कुल मिला के 5 टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक कितने मार्क्स के हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो उनके अंदर आपको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसमें पहले इतिहास में क्या क्या हुआ करता था और आगे क्या क्या हो सकता है, यह सब बातें आपको बताई जाएगी। और साथ में जनरल सीएनसी के बारे में बताया जाएगा। सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के बारे में उसके फायदे क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, वो सब हम बताएंगे। इसके बाद ये 10 मार्क में आपको क्वेश्चन पेपर आता है। 10 मार्क का इसका वेटेज है। आप जीटीयू के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो मैंने अपनी गूगल क्लास में भी लगाए हुए हैं और इसमें भी लगाए हुए हैं। तो 10 मार्क के एकदम इजी सवाल होते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सीएनसी मशीन। आप जब भी कहीं जाते हो तो उसको देख के आप उसके स्पेसिफिकेशन को समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बाइक देखने जाते हैं तो बाइक में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में आप उसमें मतलब इंजन होता है या व्हील होता है या हैंडल होता है या गियर बॉक्स होता है, स्पार्क प्लग होता है, सब आपको उसके पार्ट्स पता होते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन भी पता होगा कितनी सीसी की बाइक होती है, इसमें कितने गियर हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ सकती है। तो ठीक इसी हिसाब से आपको सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स मालूम होने चाहिए। तो ये हम आपको समझाएंगे दूसरे यूनिट्स में। वो 14 मार्क का है, जिसमें मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, वो क्यों, कौन सी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ है, उसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, उसके स्केचेस हैं, उसका वर्किंग कैसे होता है। तो यह सीएनसी में जो जो भी पार्ट आते हैं, मोटे मोटे पार्ट पता तो स्लाइड वे आते हैं, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू आते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर आते हैं, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर आते हैं, ये सब जो कुछ भी पार्ट है उसके बारे में डिटेल में चर्चा वीडियो के साथ करेंगे। तो दूसरा यूनिट है वो 14 मार्क का है। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है सीएनसी टर्निंग एंड मशीनिंग सेंटर। तो सीएनसी टर्निंग एंड मशीनिंग सेंटर ये 2 मेजर चीज हैं जो केम में आती है। तो उनके बारे में डिटेल चर्चा भी करेंगे। उसका आउटकम क्या है वो बाद में बताता हूँ, वो भी बताऊंगा। चौथा टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसका हार्ट है या ब्रेन है आप बोल सकते हैं, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो एकदम बेसिक लेवल का पार्ट प्रोग्रामिंग हम बनाएंगे। जो हम एक बार कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं तो मशीन अपने आप कैसे वो पार्ट बना लेता है, उसका प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। वो उसका वेटेज एग्जाम में 24 मार्क का है, कभी कभी 25 मार्क का भी पूछ लेते हैं, 26 मार्क का भी पूछ लेते हैं, ऑप्शन के साथ देखो तो 35 मार्क का भी आ जाता है। और लास्ट में रिसेंट ट्रेंड्स इन केम, मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में अभी अभी क्या चल रहा है, क्योंकि केम तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आज से 20-25 साल 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी सिलेबस में पढ़ रहे हैं। और वही पढ़नी जरूरी इसलिए है कि वो पढ़ेंगे तो ही आपको कुछ आगे आएगा। आपको जब भी कोई कार सीखनी है तो एकदम खटारा छाप कार ही सीखनी होती है, जो कहीं चलती नहीं है, इसके एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन उसमें बेसिक चीज होती है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, और आपको स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन वो सीख लिया बाद में आप मर्सिडीज भी चला सकते हैं और ऑडी भी चला सकते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से आपको सिलेबस में हम एकदम खटारा छाप सीएनसी सिखाएंगे, लेकिन रिसेंट ट्रेंड्स क्या है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। तो वो भी आपको हम उसके परिचय करवाएंगे। तो एग्जाम में उसका वेटेज 12 मार्क का है। तो हर एक चैप्टर यूनिट सीखने के बाद आपको क्या क्या सीखने आना चाहिए, ये मतलब 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट के कुल मिला के 28 लेक्चर हैं। 28 घंटे आपको पढ़ना है लेक्चर में, और 28 घंटे आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कॉलेज में आना होता है और कॉलेज में आके आपको ये सब करना होगा। तो कब करेंगे वो देखेंगे, कोविड में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है। लेकिन 28 घंटे के जो लेक्चर है उसमें खत्म हो जाने के बाद आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आउटकम, जिसको हम आउटकम बोलते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ केम, ये मतलब आपको केम के फंडामेंटल आपको समझ चुके हैं। तो बाद में आपको ये 3 चीज आना चाहिए कि एनसी, सीएनसी और डीएनसी मशीन के बीच में क्या तफावत है, क्या भिन्नता है, और आइडेंटिफाई पैरामीटर्स गवर्निंग फॉर सिलेक्शन ऑफ सीएनसी मशीन।
इसमें क्या होगा, आप कभी भी कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी में आपका मालिक या आपका मैनेजर बोलता है आपको कि जाओ बाजार में जाके, ये आपके पास 25 लाख रुपये में देता हूँ, सीएनसी खरीद के आ जाओ। तो आप कैसे सीएनसी खरीदोगे? तो सीएनसी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे कोई आपको ऐसे ही बाजार में सब्जी की तरह भेजता नहीं है, लेकिन आप टेबल पे बैठे हैं, आप जिम्मेदार इंजीनियर हैं और आपको बताया जाता है कि आपको सीएनसी परचेस करना, कैसा खरीदें। जैसे आपको मालूम है अभी आपको मोबाइल खरीदना है, तो आपको बताया जाता है कि कौन सा मोबाइल खरीदे, तो उसका स्पेसिफिकेशन आता है। अलग अलग साइट पे आप बताते हैं कि ऐसा प्रोसेसर वाला, ऐसा साइज वाला, ऐसे सेंसर वाला, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल खरीदिए। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इसमें हेडफोन चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें ब्लूटूथ होगा या नहीं होगा, उसमें 4G होगा या 5G होगा, तो वो सब पैरामीटर्स होते हैं। तो मोबाइल के जैसे पैरामीटर होते हैं, बाइक के, कार के पैरामीटर्स होते हैं, वो सब हमको मालूम है क्योंकि वो डे टू डे यूज में जाते हैं। लेकिन सीएनसी मशीन क्या सिलेक्शन अगर मुझे करना है तो कैसे करूंगा, ये आपको आ जाना चाहिए। मतलब सीएनसी सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे आप, लेकिन कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। मतलब ये फंडामेंटल ऑफ केमिकल पढ़ने के बाद। इसके बाद जो दूसरा यूनिट आता है वो वाला है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन कैसे बना हुआ होता है, सीएनसी में कैसा बेस होता है, उसका चक कैसा होता है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन में है वो पूरा पढ़ लेने के बाद 28 घंटे के बाद जब आप एग्जाम लेंगे तो आपके पास से अपेक्षा क्या होगी, तो आपको सीएनसी मशीन जितने भी हैं उसके क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को, ये चलो बच्चों मैं कुछ नाम लेता हूँ, वो पक्षी है या प्राणी है आप बताइए, तो बोलते वाघ तो बोलते हैं प्राणी है, और बोलते हैं चकली तो बोलते हैं कि वो पक्षी है। बाद में शाकाहारी मांसाहारी का वर्गीकरण करना होता है तो बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको सीएनसी कोई कहीं देखने के बाद आपको उसका क्लासिफिकेशन करने आना चाहिए। दूसरा है कि आइडेंटिफाई रोल ऑफ मेन एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो मेन एलिमेंट्स हैं उनका रोल क्या होगा कंस्ट्रक्शन फीचर में, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके सिवा और चीज भी जो सीखनी है वो है, सीएनसी मशीन है वो ऑटोमेटिक चलेगा, आपको सिर्फ प्रोग्राम बनाने होते हैं। तो प्रोग्राम में सीएनसी मोटर से चलता है, अपने आप टूल चेंज होता है, तो वो कुछ एक्सिस पे मूवमेंट करता है, तो 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस। तो आपको सीएनसी की एक्सिस जो है जहां मोटर लगी होगी और मूवमेंट होती है वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। उसके साथ सीएनसी मशीन में जो टूल लगते हैं, तो 2 प्रकार के टूल होंगे बेसिकली, प्रीसेट टूल और क्वालिफाइड टूल। तो कैसे प्रीसेट टूल और क्वालिफाइड टूल है उसका यूज कैसे होता है और टूल होल्डर्स कैसे होंगे सीएनसी मशीन में, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, और उसके थोड़े बहुत अगर प्रैक्टिकल किए हैं तो यूज करने आना चाहिए। तो यूनिट 2 जो है अपना कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सीएनसी मशीन, उसमें आप ये सीखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज है, मतलब यूनिट है जो थोड़ा क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद आता है, वो सीएनसी टर्निंग सेंटर एंड सीएनसी मशीनिंग सेंटर। वो दोनों अलग चीजें। इसमें क्या लिखने में ऐसा हो जाता है टर्निंग एंड मशीनिंग, तो मतलब दोनों कंबाइन नहीं है। टर्निंग मतलब हम जानते हैं जहां लेथ होते हैं उसको हम टर्निंग सेंटर बना दिया है, और जो मिलिंग मशीन है उसको मशीनिंग सेंटर बोलते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, एनसी-सीएनसी का डिफरेंस तो वाला जाना दो, ये वाला है। चौथी चीज है सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में आपको जस्ट जनरल कोई भी छोटा सा पार्ट दिया जाए तो पार्ट आपको देख के उसका प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। पहली चीज तो ये है। तो ये ऐसे नहीं आएगा, सबसे पहले आपको जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, उसका अर्थघटन कैसे करना है, इंटरप्रेट मतलब अर्थघटन कैसे करना है वो भी सीखना है। प्रोग्राम के भी काफी फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें आपका आईएसओ फॉर्मेट के बारे में हम पूछेंगे कि आईएसओ फॉर्मेट से आपको आता है कि नहीं। बाकी फानुक है, अलग अलग चीज के कुछ फॉर्मेट्स होंगे, वो आ जाता है तो ठीक है हम दिखाएंगे आपको, लेकिन एग्जाम में आईएसओ फॉर्मेट ही पूछा जाएगा। इसके सिवा है प्रिपेयर पार्ट प्रोग्राम बाय यूजिंग एप्लीकेबल जीएमएम कोड। वो क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ प्रोग्राम के कोड्स होते हैं, जी कोड, एम कोड, एक्स कोड, वाई कोड, आर कोड, एक्स आईजे के कोड, काफी कोड्स होते हैं, लेकिन जीएमएम कोड इंपॉर्टेंट है, जनरल कोड एंड मशीनिंग कोड। तो उससे आप पार्ट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये भी आपको आ जाना चाहिए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको एक प्रैक्टिकल भी करना होता है, यहाँ आपको मशीन पे लिखना भी होता है और उसको यहाँ रन करके जॉब भी बनाना होता है। और इसके साथ साथ
ये प्रोग्राम है कि हम क्यों चला रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चलानी है। इसलिए समझो आप एक प्लेट है, उसमें आपको 25 होल करने हैं, 250 होल बनाने हैं, तो आप हर बार होल का प्रोग्राम लिखना नहीं होता है, तो उसके लिए आपको रिपीटेशन वाली चीज़ डालनी होती है। तो प्रोग्रामिंग में कुछ इसके लिए फीचर्स होती है, क्योंकि प्रोग्राम लिखने में भी टाइम नहीं जाना चाहिए और प्रोग्राम उसका रीयूज भी होना चाहिए। उसके बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे, लेकिन उसके कुछ फीचर्स है। उसमें 3 चीज़ें लिखी हैं यहाँ, कैंड साइकिल, डू लूप और सब रूटीन। ये तीनों चीज और इटीसी लिखा है, मतलब कुछ और चीज भी अगर आप कराएंगे, उसका उपयोग पार्ट प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, ये फीचर्स के, ये भी आपको आना चाहिए। और इसके सिवा चीज है कि आप जब भी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस वक्त आपके पास टूल होता है, और आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें आप कैलकुलेटर करके डालते हैं तो मशीन चलता है। लेकिन अगर उसमें कुछ आपने टूल ज्योमेट्री, उसकी रेडियस, उसकी हाइट, उसका होल्डिंग पोर्शन हैंडल का, ये सब अगर कंसीडर नहीं किया तो आपका जो प्रोग्राम है वो गलत मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा। आपको चाहिए 25 mm डीप होल, लेकिन 25 के बदले आपका होल है 20 mm डीप ही होगा, और अपने आप बोलेगा 25 का हो गया। तो उसके लिए आपको कंपेंसेशन देने होते हैं। तो यहाँ लिखा है सेटिंग वेरियस कंपेंसेशंस ऑन सीएनसी। सीएनसी के ऊपर आपको कंपेंसेशन कैसे करना चाहिए, उसकी प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन करना आनी चाहिए, लिख कर आपको बताना आना चाहिए। और इसके साथ साथ आप प्रोग्राम भी जब बनाते हो तब आपके प्रोग्राम में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रख के वो कंपेंसेशन कैसे डालना प्रोग्राम में, वो भी आना चाहिए। ये चौथे यूनिट में जो 24 मार्क का, या मैं बोला था 36 मार्क तक पूछ लेते हैं, उनका है। ये पोर्शन आपको अपने दीपेश चौहान सर पढ़ाएंगे। और 5वां पार्ट है रिसेंट ट्रेंड्स इन कैम। जैसे मैंने बताया, हम आपको एकदम खटारा छाप सीएनसी सिखाएंगे, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है कैम में, और आज 2020 में या 2022 में भी क्या हो सकता है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये एक टॉपिक ऐसा है जो हमें अपने भविष्य के साथ जोड़ के रखता है। ये एक स्मार्ट तरीके से जीटीयू ने हमें थोड़ा सिलेबस दिया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस थोड़ा फ्लेक्सिबल है। हमें कैड कैम इंटरफेसिंग कैसे सिलेक्ट करना, क्योंकि कैड जब हम मॉडल बनाते हैं, ये मॉडल भी बनने के बाद सीधा उसके साथ जैसे यूएसबी पोर्ट लगाते हैं ना, और अपना प्रिंटिंग चालू हो जाता है, ठीक इसी तरह से आप यूएसबी पोर्ट से कुछ कनेक्शन दे देते हैं, तो जैसे प्रिंटिंग हो जाता है ठीक इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाता है। तो उसका इंटरफेस कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। बाद में एडेप्टिव कंट्रोल, मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि चलो आप रास्ता पे साइकिल चलाओ, लेकिन साइकिल चलाने के वक्त आप देखते हैं कि आपकी साइकिल में पंक्चर हो चुकी है, तो आप बोलेंगे सर पंक्चर हो गई, साइकिल चलेगी नहीं। तो कौन डिसीजन लेता है? आपकी कॉमन सेंस। आप बताएं तुरंत मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे? मैंने तो बोला है आप साइकिल चलाओ, लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर साइकिल नहीं चला सकते क्योंकि इसके टायर पंक्चर हो चुका है, साइकिल चलाएंगे तो टायर और डैमेज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो जैसे आप डिसीजन लेते हैं ठीक इसी तरह से कैम में भी एडेप्टिव कंट्रोल आता है। आप जब कुछ ऑटोमेशन करते हैं लेकिन मशीन में ही कुछ खराबियां हैं, तो मशीन अपने आप बोलेगा कि ये नहीं हो सकता है, या अपने आप वो सुधार लेगा, पंचर भी कर लेगा। तो ये जो है एडेप्टिव कंट्रोल में कैसे कैसे हो सकता है वो आपको समझाएंगे। बाद में एफएमएस जो है, एफएमएस लेआउट, वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो आपको एमएस में भी आएगा, चौथा सब्जेक्ट जो आपका है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसमें आज अब देख रहे हैं जो अभी औद्योगिक क्रांतियां हो रही हैं। आपको सर ने बताया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2, 3 एंड 4, वो क्या है आपको मालूम है। फिर भी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 चल रहा है वो सीआईएम से चल रहा है। पहला हुआ था कौन सा था? मैकेनिकल था, जिसमें हमारा हाथों से काम करने के बजाय मशीन काम करता था। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, वो सब आया। सेकंड आया था वो कौन सा था? वो था इलेक्ट्रिसिटी की जो इन्वेंशन हुई कि एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। इसके बदले इलेक्ट्रिसिटी से हम एक बड़ा पावर प्लांट बनाओ, एनर्जी कन्वर्ट करो केमिकल में से मैकेनिकल में, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ट्रांसमिट कर दो। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी। इसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुई वो सब माइक्रो में हो गया।
सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई, कंप्यूटर बने, वो तीसरा हो गया। और चौथा जो चल रहा है अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। रोबोट जो है वो इंसान की तरह सोचे, तो ये CIM में आता है। तो उसके बारे में थोड़ा समझना है आपको, और रोबोट के पार्ट भी समझने हैं। और किसी ने आखिर में डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। आजकल 3D प्रिंटिंग का जमाना है। अपने घर पे भी आप कुछ भी चीज बनाना चाहो तो जैसे अपना छोटा प्रिंटर होता है, इसी तरह 3D प्रिंटर भी कुछ लोग खरीद के रखेंगे। और आपको चाहिए तो आपने कोई मॉडल बनाया, समझो कोई पानी पीने का ग्लास बनाया अच्छा सा, और आपको लगा बहुत अच्छा ग्लास है, मुझे इसका मॉडल भी चाहिए, आप प्रिंट दे दीजिए घर पे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के आपको ग्लास भी रेडीमेड मिल जाएगा। ये कंसेप्ट क्या है वो समझना है, वो आपको अभी आएगा नहीं, ये आपको सिलेबस में भी नहीं कि उसको ऑपरेट कैसे करें। आपको 3D प्रिंटर दिखाएंगे वैसे हम, लेकिन ये आपको सिर्फ समझना और समझाना आना चाहिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अगर इसके बारे में आपको आगे बहुत काम करना है तो आप BE में जाके या ME में जाके भी सीख सकते हैं, या अपने हौसले बुलंद है तो अपने आप भी सीख सकते हैं। ओके, तो अपने जो 5 यूनिट मैंने बताए थे, इसमें सबसे पहला जो है फंडामेंटल ऑफ केम, इसमें हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्यूटर का उपयोग हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो हम जानते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर है ये, आप कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सब मालूम है आपको। तो कंप्यूटर का उपयोग हमें मैन्युफैक्चरिंग में करना है, तो उसको हम कहाँ उपयोग करेंगे? तो कंप्यूटर से हम जो हार्डवेयर उसकी मूवमेंट कराएंगे, ये अपने आप घूमेगा। इसके नीचे मोटर लगाएंगे, मोटर का कंट्रोलिंग हम अपने प्रोग्राम से करेंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, और दो भी है। और हमको करना है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मोटर से ही ये पहला चक तो घूमता था मैन्युफैक्चरिंग में, और हम मैकेनिकली टूल को हम घुमाते थे लीड स्क्रू से। लेकिन ऐसे नहीं, हम लीड स्क्रू के बदले उसको थोड़ा स्मार्ट बना देते हैं, और अगर हम उसका कंप्यूटर से कंट्रोल करें तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा कंप्यूटर एडेड हो जाता है। ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका अगर कंसेप्ट हमें क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है आपको रॉ मटेरियल मिलता है, उसको देख के आप क्या सिलेक्ट करते हैं? तो कि भाई आपको खिलाना क्या है, ड्राइंग बताओ। तो आपसे सबसे पहले ड्राइंग आता है, ड्राइंग के ऊपर से आप रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, बाद में आप उसके ऊपर से प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं कि मैं क्या करूं, उसको फोर्जिंग करूं या टर्निंग करूं या मिलिंग करूं, गियर कटिंग करूं, जो कुछ भी करना है आपको, बेंडिंग करना है या उसका कटिंग करना है, जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के और उसके आकार के ऊपर से आप तय करते हैं। उसके बाद आप मशीन निश्चित करते हैं कौन से मशीन टूल पे बनाऊंगा, और कौन सा आदमी अपना अच्छा काम करते हैं। भाई रामजी भाई काम करते हैं, या अब्दुल भाई काम करते हैं, या फर्नांडिस भाई काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए, आप अगर इंजीनियर है आपकी शॉप पे। तो आप ड्राइंग के ऊपर से रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, प्रोसेस के बाद उसका प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन के प्लानिंग के बाद आप जो भी इंसान है आपका अच्छा, उनको आप ये असाइन करते हैं, और बाद वो अपनी स्किल से बनाता है। इनके बदले यहाँ क्या हो जाता है, आपका ड्राइंग है उसके साथ अगर आपने कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करवाया है तो CIM में नहीं जाता हूँ, लेकिन CM में क्या होगा कि आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है, प्रोडक्शन प्लान भी बन चुका है, कौन से मशीन पे कौन सा रॉ मटेरियल लगने वाला है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद रॉ मटेरियल अपने आप मशीन में फिट हो जाएगा, वो अपने आप टूल सिलेक्ट करेगा, वो अपने आप कटिंग करेगा, और अपने आप वो अनलोड भी हो जाएगा और नया ड्रॉप लग जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर एडेड से मदद से वो मास प्रोडक्शन होने लगेगा। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये चीज़ है। तो ये जो घूमता है अपने आप वो अनलोड भी हो जाता है और फिर से रीलोड भी हो जाता है।
अभी आप देखिए कि ये चल रहा है, ये बाजू में एनिमेशन दिखाया हुआ है, किसी जगह से मैंने देखा था तो मैंने यहाँ ले लिया। तो यहाँ जो बाजू में जो वीडियो दिख रहा है, ये सिंपल कटिंग सब हो रहा है, लेकिन कटिंग सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग है वो कंप्यूटर का है। अभी आप देखिए यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कन्वेंशनल करते हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग है वो एकदम हाई एफिशिएंसी से होना चाहिए, मतलब एक भी चीज हमारी कहीं वेस्ट नहीं होनी चाहिए। समझो आपको चाय बनानी है, आपने 1 लीटर दूध लिया है, लेकिन इसमें से आप एक ही आदमी को चाय पिलाते हैं और बाकी का दूध बिगड़ जाता है, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है। और आपने एक चाय के लिए बाहर जाके आप 10 रुपये में खरीदते हो, उसके लिए 20 रुपये का घर पे खर्च कर दिया तो मतलब नहीं है। एफिशिएंसी मतलब जितना भी रिसोर्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको यूज करना है। दूसरी चीज है कम खर्चे में होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है लेकिन खर्चा कम करना है, तो उसके लिए आपका टाइम भी सेव, आपका जो 7M रिसोर्स है वो सब के सब बचने चाहिए। तो आप कैसे बचाएंगे वो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना है। और उसके साथ आज की जो डिमांड है हाई प्रोडक्ट वेराइटी। प्रोडक्ट वेराइटी मतलब आप समझो कि कहीं पे जाते हो, पाव भाजी की लारी पे जाते हो, पाव भाजी खानी है, तो अगले पाव भाजी आपने ले ली, खा ली और चले गए, पेमेंट कर दिया। लेकिन ये पाव भाजी वाला इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्यों? कि उसके पास एक स्टैंडर्ड एक ही प्रोडक्ट है, वो पाव भाजी बनाता है। लेकिन अगर वो पाव भाजी वाला बोलता है कि आपको सर कैसी चाहिए, जैन पाव भाजी चाहिए या नॉन कन्वेंशनल चाहिए, तेज चाहिए या थोड़ी माइल्ड चाहिए, बटर में चाहिए या बटा बटर के चाहिए, इस तरह का आपको ऑप्शन देता है, प्रोडक्ट की वैरायटी देता है, तो वो पाव भाजी वाला चलता है। और बाद में वो पाव भाजी में भी इनोवेशन करता है कि बाद में देता है कि चलो आपको मैं पाव भाजी का कौन बना के खिलाता हूँ, पाव भाजी कौन। तो प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ती जाती है। तो ये प्रोडक्ट की वैरायटी भी हमें भी बढ़ानी है। जहां पे हम धंधा लेके बैठते हैं, नौकरी करनी है वो अलग चीज है, लेकिन अगर बिजनेस लेके बैठा है सेट, तो उसके पास प्रोडक्ट की वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिजनेस हमारा कस्टमर से चलता है, कस्टमर हमें पैसा देता है, तो कस्टमर के पास से पैसा लेके हमें अगर उसको प्रोडक्ट बेचनी है तो उनके हिसाब से हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, जो कस्टमर आता है तो जैसे मैं बैठा हूँ बाजू की दुकान में, मेरे जैसा ही एक आदमी बैठा है, वो भी ये कर रहा है सर, तो वो सस्ते में देगा तो उनके पास चले जाएंगे, उसके पास वैरायटी ज्यादा होगी तो मेरे पास नहीं आएगा। तो कंपटीशन है, एक है दूसरा कंपटीशन। मार्केट एक कस्टमर और कंपटीशन दोनों को ध्यान में रखना है, तो मुझे प्रोडक्ट की वैरायटी देनी पड़ेगी। और हाई प्रोडक्शन मतलब एक दिन में समझो मैं पाव भाजी की लारी चलाता हूं और 2000 पाव भाजी बेचता हूं, और बाजू वाला है वो 200 बेचता है, तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक उल्टा भी हो सकता है, मैं 200 पाव भाजी बनाता हूं, बाजू वाला 2000 बना लेता है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। पांचवी चीज यहां लिखी है हाई प्रोडक्ट लाइफ। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी लाइफ भी कुछ होनी चाहिए, तुरंत मर नहीं जानी चाहिए। मैं खाने की चीज बोल रहा हूं तो ठीक है, लेकिन खाने की चीज में भी ले सकते हैं। समझो कि आप बेकरी प्रोडक्ट लाते हैं, बेकरी में ब्रेड लेके आते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारी ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट है, आपको 2 दिन में खा जानी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ब्रेड आप 4 दिन तक रख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप कहीं से श्रीखंड लाते हैं या कहीं से काजू कतरी लाते हैं, तो कुछ मिठाइयाँ हैं 3 दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं 1 सप्ताह तक रहती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ भी आपको तय करनी है। मैं खाने की प्रोडक्ट इसलिए बता रहा हूँ, वो मैकेनिकल नहीं है फिर भी, क्योंकि आपको तुरंत समझ में आती है। और आपका किचन है, जो मम्मी मैनेज करती हैं आपकी, वहां ये सब मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, रॉ मटेरियल में से ही सब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है, लेकिन वहां मार्केटिंग नहीं है सिर्फ। अगर आपके पास मार्केटिंग का कंसेप्ट लेना है तो होटल पे जाना चाहिए। तो हाई प्रोडक्ट लाइफ। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? समझो आप पाव भाजी बना रहे हो और अचानक आ गया कि चलो भाई मुझे बटर वाली चाहिए, ठीक है, तो उसका पूरा तवा होता है, उसमें थोड़ी साइड में लेके वो बटर वाली बना के दे देता है। थोड़ी बार बाद आता है कि मुझे तेज चाहिए, तो उसमें वो साइड में लाके थोड़ी चटनी होती है वो ज्यादा डाल के उसको तेज बना के दे देता है। तो फ्लेक्सिबल है वो, उसको जो भी चाहिए वो तुरंत एक प्रोडक्ट में से दूसरी प्रोडक्ट में तुरंत चला जाता है, वो फ्लेक्सिबल है। तो ठीक इसी तरह से आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अभी आपकी फैक्ट्री है वो आईफोन बना रही है, iPhone 10,
लेकिन अचानक बोले कि आईफोन 10 में मुझे 5 इंच के बदले 6 इंच के स्क्रीन का डिमांड आ गया, तो वो तुरंत 6 इंच में कन्वर्ट हो जाना चाहिए दूसरे ही मिनट पे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बोलोगे वो उसके लिए 3 महीने का टाइम लगेगा, तो मतलब नहीं। मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप कभी भी कहीं होटल में जाते हो और बड़ी बड़ी होटल होती है, उसमें आप जाओ तो आपके सामने 25 जात के पराठे लिखे होते हैं और 150 प्रकार की सब्जी लिखी होती है, लेकिन आप जो बोलते हैं तो बोले कि सर थोड़ा टाइम लगेगा, तो समझ जाना कि वो होटल वाले के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसके पास इतना सब प्लानिंग होना चाहिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मेरे पास डिमांड आती है तो दूसरी ही मिनट उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाना चाहिए। तो अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है वो समझ में। और इसके बाद है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, वो कभी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे अभी 14 जनवरी आएगी तो बाजार में पतंग बिकने लगेंगे, तो पतंग की एकदम डिमांड आ जाएगी, तो डिमांड एकदम बढ़ गई तो उस समय हमारे पास फटाफट प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए। अब डिमांड आ गई लेकिन हम शुरू करें तब तक तो डिमांड खत्म हो जाती है, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं। तो मार्केट डिमांड के साथ हमारा पॉपअप होना चाहिए कैपेसिटी। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में ये 7 चीज़ें होती हैं और केम ये सब कुछ हमें करके दे सकता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्यों चाहिए? ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, हमारा खर्चा भी कम करता है, काफ़ी प्रोडक्ट वैरायटी को मैनेज कर सकता है, प्रोडक्शन भी हाई देता है, मतलब नंबर ऑफ पीस ज़्यादा देता है कम समय में। उसमें जो बनती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है और आप कभी भी चेंज ओवर कर सकते हैं। और मार्केट की डिमांड भी आप उसमें अगर बंद हो गया, आप स्विच बंद कर दीजिए, दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाइए, आपका धंधा चलता रहेगा। इसलिए केम सीखना जरूरी है। और अगर आप भी कहीं चाहते हैं कि मुझे भी कोई फैक्ट्री डालनी है तो सीएनसी आप अपनी यूनिट पे लगा सकते हैं। इसके बाद केम के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केम। जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग के 7 फैसेट्स अभी बताए हैं, वो भी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई क्या क्या केम का यूज क्यों करना चाहिए। तो ये पूछते हैं सिर्फ एग्जाम में 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क या 7 मार्क का सवाल कभी कभी आता है केम का। तो ये सब होता है कि भाई क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ केम, क्या है। यहाँ एक सजेशन आया है वीडियो का, वो भी देख सकते हैं आप। तो ऑटोमेशन, केम हम क्यों ऑटोमेशन के लिए चाहिए? इंटीग्रेशन मतलब 2-4 चीजों का साथ में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हैं। इंसान बनेगा तो थक जाता है वो। दूसरा है रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या, हम प्रिपरेशन जो करते हैं ना उसमें बहुत टाइम जाता है। समझो आप कहीं जाते हैं तो चाय बंद रही होती, तो क्या आपका चाय का ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ता है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें टाइम जाता है, तो वो अच्छी चीज नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका डिजाइन में टाइम जाता है, टूल अरेंज करने में टाइम जाता है, इंसान को यहाँ कौन बैठेगा टाइम टेबल सेट करने में टाइम जाता है। तो वो बहुत ही हमारा प्रॉफिट कम कर सकता है, हमारा प्रोडक्शन में लॉस करवा सकता है, या हमें कॉम्पिटिटर के सामने पीछे रख सकता है। तो केम अगर होगा तो हमारा ये प्रिपरेशन टाइम नहीं जाएगा, लीड टाइम। मैन पावर भी कम हो जाएगा, जिसमें 25 आदमी चाहिए वहां एक आदमी काम कर लेगा, ऐसी ताकत है केम। और कभी अभी ये फ्यूचर ऑफ फैक्ट्री, ये आप अगर डिस्कवरी पे देखते हैं तो देखना कि पूरी फैक्ट्री जिसमें 3000 लोग काम करते होते हैं उसमें एक ही इंसान काम कर सकता है। एक चीज ये भी है, रिडक्शन इन मटेरियल हैंडलिंग। कोई भी फैक्ट्री में चले जाओ आपको मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह। और मटेरियल जितनी बार हाथ में लेते हो ना उतनी बार, या हैंडलिंग करते हो उतनी बार उसकी क्वालिटी डाउन होती है। तो अगर कैम है तो वो अपने आप हिसाब कर लेगा कि मुझे उसको कितनी बार हैंडलिंग करना है, तो ऑप्टिमाइज कर लेगा। मतलब वो ज्यादा बार हैंडलिंग नहीं करेगा, कम कर लेगा। और इंटीग्रेशन विथ केड, जैसे मैंने बताया था, केड आपने जो पहले तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में पढ़े थे कि कंप्यूटर के उपयोग के साथ हम जो ड्राइंग बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं या असेंबली बनाते हैं, वो सब सिर्फ कंप्यूटर में रहते नहीं हैं। उनके साथ अगर हम अपना सीएनसी मशीन जो कंप्यूटर से चलने वाला है, केम से संचालित मशीन है, वो अगर लगा दें और आप उसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल और पावर दे दें और साथ में कंट्रोल भी आप पास कर दें, तो जैसा कंप्यूटर में बना है वैसा ही पार्ट
वो मशीन बना के दे देगा। तो ये इंटीग्रेशन विथ केम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ केम क्या है, ये 7 चीजें हैं, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। आपको मैं ये वीडियो में डाल दूंगा, आपका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप रख लेना, एग्जाम में पूछेंगे, मैं मिड सेम में पूछूंगा ना कि केम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये लिखना होगा। तो ये चीज थी, ये स्कोप ऑफ केम लिखा है, वैसे का केम का स्कोप नहीं है। लेकिन आपको एक बता दूं कि हम ये जो 4 बॉक्स दिए हैं नीचे, इसमें तीसरा वाला है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का है। हम ये पढ़ रहे हैं अभी, हमारा एम ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमारा स्कोप में सिर्फ इतना ही आएगा। तो जो चीजें बाकी की हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है, केम के स्कोप में नहीं आती है, वो CIM के स्कोप में आती है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उसमें कभी कभी कहीं स्मार्ट लोग पूछ लेते हैं कि भाई CIM और CIM के बीच में क्या फर्क है। तो जैसे ये 28 घंटे आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अभी एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि CIM है मतलब केम, वो CIM का एक भाग है। CIM बहुत ही बड़ी चीज है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही इंसान वहां से देखता रहता है और अपने आप मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है। जैसे आप साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं कि किसी प्रकार से CIM का कंसेप्ट है। तो CIM में क्या होता है, प्रोसेस प्लानिंग भी कंप्यूटर करता है। आपने जब ड्राइंग दे दिया तो ड्राइंग मिलने के बाद वो प्रोसेस प्लानिंग करता है कि इसमें मुझे कौन कौन से ऑपरेशन करने पड़ेंगे। जैसे मुझे सबसे पहले फेसिंग करना पड़ेगा, फेसिंग के बाद उसका मुझे रफ टर्निंग करना है, रफ टर्निंग के बाद मुझे फिनिश टर्निंग करना है, बाद में नर्लिंग करना है। तो प्रोसेस कौन सी करनी है वो उसको कंप्यूटर की मदद से डिसाइड करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग करेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब इसमें वो कौन से मशीन पे लगाऊंगा, कितने बजे लगाऊंगा, कौन सा टूल यूज करूंगा, कितनी डेप्थ को कट कितनी रखूंगा, स्पीड कितनी होगी, ये सब कुछ जो है पैरामीटर्स है मैन्युफैक्चरिंग के, वो सब कंप्यूटर असिस्टेड प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है। तो प्रोसेस प्लानिंग भी अलग चीज है और प्रोडक्शन प्लानिंग भी अलग चीज है। जैसे मैं मानता हूं कि आपने आई में पढ़ लिया है 5वें सेमेस्टर में, तो इसलिए वो ज्यादा जरूरी। प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद जो होता है वो हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब वो टूल घूम रहा है तो मेरे कंप्यूटर के कमांड के वजह से घूम रहा है। अगर चक घूम रहा है तो मेरी कमांड में जो कोड लिखा है कोड की वजह से घूम रहा है। जो कुछ भी मूवमेंट मशीन में हो रही है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी आपके पास अजीब एक चीज बाकी है कि पार्ट बराबर बना है कि नहीं बना है। हम तो सोचते हैं कि बराबर बन चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मम्मी भी घर में जब रसोई बनाती हैं, चावल बनाती हैं, तो पूरा चावल बन गया है, लेकिन बाद में अपना ढक्कन खोल के अंदर से एक चावल का दाना, 2 चावल के दाने निकालती है और देखती है बराबर पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। तो ये क्या है, क्वालिटी चेक। लेकिन वो चावल वाली चीज अलग चीज है। आप जैसे सब्जी खरीदने जाते हो, वहां द्राक्ष खरीदते हो तो एक द्राक्ष को टेस्ट करते हो, अच्छी है, आधा किलो दे दो, तो वो क्वालिटी चेक है। लेकिन यहां तो हमने कंप्यूटर की मदद से बनाया है, तो उसका सबके सब पार्ट के डायमेंशन, लंबाई, पौड़ाई, चौड़ाई, सरफेस फिनिश, उसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन और मेजरमेंट सब कुछ चेक करना है। जब ज्योमेट्री और डायमेंशन दोनों चेक करने हैं तो उसको भी कंप्यूटर की मदद से रोबोट चेक कर लेगा। मतलब उसके भी कुछ सेंसर्स होंगे, देख लेंगे बराबर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ मिला के अपना मैन्युफैक्चरिंग चलता है। उसमें से हम यहाँ जो स्कोप है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारा जो स्कोप है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित है। मैन्युफैक्चरिंग में बाकी सी चीज कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, उसमें क्या है, वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। स्कोप में क्या होता है, समझो कि मैं यहाँ बढ़ाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है। स्कोप मतलब जिम्मेदारी समझिए। हम बोले कि कभी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन वाला बोलता है कहाँ हुआ था, कि सुखपुर में। तो मिर्जापुर वाला बोलता है भाई हमारी पुलिस चौकी में नहीं है, मेरे स्कोप में नहीं आता है। तो किस में आता है, तो बोल रहे हो मानकुआ में जाओ। तो ठीक इसी तरह से जब भी कहीं आप काम करते हैं, आप कैम में है, तो ये कभी कभी झगड़े भी होते हैं, ये कैम में है, मैं कैम देखता हूँ, ये कैम के स्कोप में नहीं आता है, ये प्रोसेस प्लानिंग में। लेकिन CIM, अगर CIM देखते हैं तो CIM में सब कुछ मिला के आता है। तो ये आज मैंने एकदम बेसिक चीज आपको समझाने का प्रयास। तो आज यहां तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तब NC मशीन, CNC मशीन, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते देखते हम उससे
थोड़ा परिचित होने का प्रयास करेंगे। एनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन क्या है, और उनके साथ हमें खेलना है बाद में। तो और बाद में अगर आपको नौकरी भी मिली और कहीं चले गए तो आपको पूरी ज़िंदगी वहीं रहना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसी सीएनसी उनके बारे में हिस्ट्री देखते हुए आगे के टॉपिक देखेंगे। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।